हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही वो बोरी खुली, नियति डर कर एकदम से पीछे हो गई। वो पूरी तरह से कांप गई थी और उसका चेहरा पसीने से भर गया था। नीचे ज़मीन पर बैठी वो एकटक बोरी को देख रही थी जिसमें एक लाश थी जो पूरी खून से लथपथ थी। उस लाश का चेहरा इतना बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था कि वो लाश किसकी है ये पहचान में भी ना आए। रागिनी और हर्ष जो थोड़ी दूरी पर खड़े थे, वो दोनों भी एकदम से चौंक गए और आगे बढ़े, लेकिन उस बोरी से तो थोड़ी दूर ही रहे। ये मरी कैसे? तुमने इसे मार दिया और मुझे बताया तक नहीं? रागिनी ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा, जबकि हर्ष ने गुस्से से रागिनी की तरफ देखा और बोला, आप तो चुप ही रहिए। ये काम आपने ही किया है और अब इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हैं। मैंने कहा था ना, जब तक मैं नहीं कहूँ आप इस लड़की को कुछ नहीं करेंगी। पर मैंने इसे नहीं मारा, रागिनी जी ने कहा। तो अब हर्ष ने गुस्से से नियति की तरफ देखा और उसे एक झटके से ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, तुमने ही किया है ना ये सब? तुमसे थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं हुआ? कहा था ना इस लड़की का काम तमाम तुम अपने हाथों से ही करोगी, तो कम से कम थोड़ा सब्र तो करती। पर मैं वो अभी बड़बड़ा ही रही थी कि एकदम से पुलिस का सायरन बजने लगा, जिससे वो तीनों चौंक गए। अब तीनों की हालत बुरी होने लगी थी। ये पुलिस यहाँ कैसे आ गई? कहीं जशन तो नहीं लेकर आया? अगर उन्होंने ये लाश देख ली तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रागिनी घबराते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इस लाश को अब जलाना होगा, हर्ष ने कहा और फिर वहाँ साइड में रखा एक कैन उठाया और उसे उस लाश पर पलट कर उसे आग लगाने लगा। लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये आहट किसी मामूली इंसान के कदमों की आहट नहीं थी। ये आहट थी जशन सिंह शेखावत के कदमों की, जिसे इंसान दूर से ही पहचान जाए। इस आहट को सुनकर उससे प्यार करने वालों की धड़कनें बढ़ जाएं तो उससे नफरत करने वालों की धड़कनें रुक जाएं। अगले ही पल जशन उन तीनों के सामने था। वो अपनी पॉकेट में हाथ डाले उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसकी नज़रें थी उस लाश पर जिस पर पेट्रोल छिड़का जा चुका था और उसे जलाने के लिए बस एक चिंगारी की ज़रूरत थी। वो हैरान होते हुए उसके करीब आया और उस लाश को देखते हुए बोला, ये क्या किया तुम लोगों ने? मार दिया, मार दिया, मार दिया, मेरी अति को मार दिया, वो बौखलाते हुए बोला। और फिर अचानक से एकदम से उसके चेहरे पर जो हैरानी के भाव थे वो हवा हो गए और गुस्से से उसके चेहरे की नसें एकदम से उभरने लगी। उसकी आंखें आग की तरह जलने लगी, जिनमें और कुछ नहीं था सिवाय गहरी लाली के। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए अपनी नज़रें हर्ष की तरफ उठाई और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दिया। उसके एक थप्पड़ से ही हर्ष बुरी तरह से हिल गया और लड़खड़ा गया, लेकिन जशन ने उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया और उसे उसके गिरेबान से पकड़कर धकेलते हुए दीवार तक ले गया और बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तेरे दिमाग में मेरी अति को मारने का ख्याल तक आया? क्या सोचा था तूने, मेरी अति को जिंदा जलाकर मारेगा? कहते कहते ही उसने उसका मुंह अपने हाथ में पकड़ा और उसका सिर दीवार पर धड़ाधड़ मारता रहा। वह दर्द से चिल्ला भी नहीं पाया क्योंकि उसके होठों को जशन के पंजे ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, लेकिन लगातार दीवार पर सिर बजने की वजह से उसके सिर से खून बहने लगा था। नियति और रागिनी दोनों अपनी जगह पर जमकर खड़ी रह गईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जशन एकदम से यहाँ कैसे आया और अब आगे क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ जशन अभी भी हर्ष को मार रहा था। नियति उसके सिर से बहता खून देखकर जल्दी से आगे आई और जशन को धकेलने लगी, लेकिन जशन को हिलाना किसी बड़े पत्थर को हिलाने के बराबर था। रागिनी नियति अकेली तो क्या, अगर उसके साथ 10 लोग और भी आ जाएं तो भी शायद इस वक्त जशन को अपनी जगह से ना हिला पाते। रागिनी भी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और जशन को पीछे की तरफ खींचने लगी तो जशन ने हर्ष को छोड़ा, जिससे वो एकदम से बेचैन होकर नीचे ज़मीन पर लेट गया क्योंकि उसके सिर का पिछला हिस्सा लगभग खत्म हो चुका था। अब जशन रागिनी की तरफ बढ़ा और सीधा उसे उसके गर्दन से पकड़कर दीवार तक ले गया और बोला, बहुत मौके दिए मैंने तुम्हें संभलने के, पर तुम वो औरत हो जो पैदा ही गिरने के लिए होती है। क्या लगता है तुम्हें
मैं नहीं जानता कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ क्या साजिशें रच रही थी। जैसे ही जसन ने ये कहा, रागिनी की आंखें बड़ी हो गई तो जसन ने उसे ऐसे देखते हुए एक झटके से उसे छोड़ा जिससे वह सीधा ज़मीन पर जाकर गिरी। और तुम माय डियर वाइफ। जैसे ही उसने ये कहा, नियति की सांसें हलक में अटक गईं और वो थर थर काँपने लगी और पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। लेकिन जसन भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। क्या हुआ मेरी प्यारी बीवी, मुझसे डर रही है? यही तो चाहती थी ना तुम कि मैं तुम्हारे करीब आऊं, तुम मुझे अपना दीवाना बनाओ और तुम्हारी दीवानगी में मैं एकदम से पागल हो जाऊं। यही चाहती थी ना तुम। देखो हो गया मैं पागल। तुम्हारी दीवानगी में एक तरफ मैंने तुम्हारा पति खून से लहूलुहान कर दिया और दूसरी तरफ तुम्हारी प्यारी सासू माँ को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। मेरे करीब मत आना, मैंने कुछ नहीं किया। नियति कांपते हुए बोल रही थी कि अब एकदम से वो दीवार से लगी क्योंकि पीछे पूरी जगह खत्म हो चुकी थी। जसन मुस्कुराया और बिल्कुल उसके करीब हो गया। क्या हुआ, डर लग रहा है तुम्हें मुझसे? पर क्यों? तुम्हें तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम्हें तो मैंने कुछ। चटाक एक ज़ोरदार थप्पड़ अब नियति की भी गाल पर लगा जो उसे नीचे ज़मीन पर गिराने के लिए काफ़ी था। रागिनी जो जशन के पीछे ही खड़ी थी, उसके हाथों में एक सरिया था जो वो जशन को मारने जा रही थी कि अचानक ही जशन घूमा जिससे वो सरिया दीवार पर जा लगा और जशन ने उसी पल अपने एक पैर से अड़ंगा लगाकर रागिनी को फिर से नीचे गिरा दिया और व्यंग्य से बोला, क्या करती है माँ आप भी? अपने ही बच्चे को कोई इस तरह से मारता है क्या? रागिनी गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। जसन ने भी मुस्कुराते हुए तीनों की तरफ देखा और फिर अगले 1 मिनट में ही जसन एक कुर्सी पर बैठा था और वो तीनों रस्सियों से बंधे हुए नीचे ज़मीन पर पड़े थे और उनकी हालत और भी ज़्यादा खस्ता हो चुकी थी। रागिनी अभी भी गुस्से से उसे देखे जा रही थी और बोली, जब तुम सब कुछ जानते थे तो इतने वक्त तक चुप क्यों रहे? नियति भी उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। वो भी जानना चाहती थी कि जब जसन उसके बारे में सब कुछ जानता था तो वो अब तक खामोश क्यों था, क्यों अब तक उसने ये खेल चलता रहने दिया। वहीं हर्ष तो बस दर्द से करहा रहा था। उसका पूरा सिर लहूलुहान था और वो लगभग बेहोशी की हालत में ही था। जसन ने उसका सिर दीवार पर मार मार कर पूरी तरह से खोल दिया था। उसके बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे। रागिनी का सवाल सुनकर जसन पहले तो हंसने लगा और फिर अपनी हंसी रोककर एकदम गंभीर होते हुए बोला, जसन सिंह शेखावत भले ही अपने प्यार में पागल हो, लेकिन दुश्मनी वो अपने पूरे होशो हवास में निभाता है। और दुश्मनी का सबसे पहला रूल है कि हमेशा दुश्मन को अपनी नज़रों के सामने रखो और दूसरी ख़ास बात यह है कि उसे हमेशा वहम में रखो। हमारे ही सामने, हमारे ही करीब रहकर कोई जब हमारे ही खिलाफ साजिशें रच कर सोचता है कि वो हमें हरा देगा और सब जानते हुए भी हम पागल बनने की एक्टिंग करते रहे तो मज़ा ही कुछ और है। दुश्मन ख़त्म हो रहा होता है लेकिन खुद को वो किसी जहां का राजा समझने लगता है और जब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है तो उसके उड़े हुए होश देखकर मज़ा ही कुछ और आता है। और तुम क्या खुद को ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस समझती हो कि सिर्फ तुम ही एक अच्छी माँ होने की एक्टिंग कर सकती हो? मैं एक अच्छा बेटा होने का दिखावा नहीं कर सकता, जसन ने व्यंग्य से कहा तो रागिनी अपने दांत पीसने लगी। छी, क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों ने मुझे हराने के लिए? इस नियति को मेरी ज़िंदगी में लेकर आए, ये कठपुतली की तरह तुम्हारे हाथों में नाचती रही और मुझे अपने इशारों पर नचाती रही। लेकिन बेखबर थे तुम लोग इस बात से जिसे तुम लोग सर्कस का बंदर समझकर नचाने की कोशिश कर रहे हो। असल में ये सारी सर्कस ही उसके दिमाग का खेल है। तुम मेरे साथ खेल खेलते रहे क्योंकि मैंने तुम्हें वो खेल खुद के साथ खेलने दिया। मैं जानता था कि मुझसे शादी करने के बाद ये अचानक से ही कहीं गायब हो जाएगी और तुम लोग चाहते थे कि इसके प्यार में पागल मैं तड़पता रहूं, दिन भर बस रोता रहूं और मेरा सारा बिजनेस तुम लोग हड़प लो। पर मैं तो घर में नौकर भी ना जाने कितनी जांच पड़ताल के बाद रखता हूं, तो अपना दिल क्या किसी को ऐसे ही दे दूंगा? मतलब वो सब तुम्हारे लिए एक खेल था? अब नियति ने पूछा। वो सच में बुरी तरह से चौंक गई थी कि जशन शुरू से लेकर अंत तक सब जानता था, लेकिन फिर भी उसने उसे शादी की। उसके सामने ऐसा दिखावा करता रहा कि वो सच में उससे बहुत प्यार करता है।
जसन मुस्कुराया और बोला, जो तुम्हारे लिए खेल है वो मेरे लिए सच कैसे हो सकता है, जबकि मैं तो बड़े बड़े सच को भी खेल में बदल देता हूँ। तुम्हारा वो मेरे सामने मेरी होना और मेरी आंखें बंद करते ही हर्ष की बाहों में चले जाना कभी मुझसे छुपा ही नहीं। जसन की बात सुनकर सच में नियति को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले ज़मीन खींच ली हो। उसके एक्सप्रेशन देखकर जसन ने एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा वो एक्सीडेंट और फिर वो तुम्हारा वापस आना, ये सब मैं जानता था, और ये भी कि अगर मैंने दोबारा शादी की तो तुम ज़रूर वापस आओगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जिस दिन मेरी अति से शादी हुई उसी दिन तुम वापस आ गई। तुम्हारे वो ब्रिलियंट एफर्ट्स देखकर मैंने भी सोचा, चलो थोड़े दिन और सही इस खेल को जारी रखते हैं। रागिनी जो उसकी बात सुन रही थी गुस्से में गरजते हुए बोली, तो अब क्यों इस खेल से पर्दा हटाया? क्योंकि अब ये खेल मेरी जान पर भारी हो रहा था। गुस्से से चिल्लाते हुए जसन भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और रागिनी की तरफ बढ़कर उसके गाल को अपनी मुट्ठियों में कसते हुए बोला, मेरे लिए मेरी जान की जान कोई खेल नहीं। लोग प्यार में जान देते होंगे, लेकिन जसन सिंह शेखावत जान देने में नहीं, जान लेने में विश्वास रखता है। उसके लिए अगर मुझे हज़ारों को मारना पड़े तो मैं मारूंगा, लेकिन ना खुद पर खरोंच आने दूंगा ना उस पर। कहते वक्त उसकी आंखें बिल्कुल आग की तरह धधक रही थी और चेहरा गुस्से में तना हुआ था। उन्हें इस तरह देखकर नियति और भी ज़्यादा आपाक हो गई। जो अपनी माँ की हालत ऐसी कर सकता है, वह उसके साथ क्या सलूक करेगा वह यह सोच भी नहीं सकती। माँ, इस शब्द से नवाजा था मैंने तुम्हें। तुम मेरी सौतेली माँ बनकर मेरी ज़िंदगी में आई, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी अपनी माँ बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरी ज़िंदगी का ग्रहण बन गई। मुझे प्यार देना तो दूर की बात, तुम तो अपने खुद के बेटे को भी प्यार नहीं दे पाई। उसे भी बस अपने खेल का एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल करती रही। अगर बात सिर्फ मेरी बिजनेस छीनने की होती तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता, लेकिन तुम तो मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनने पर आ गई, जिसकी कोई माफ़ी नहीं। मुझे तड़पाना चाहती थी ना तुम, पल पल मरते हुए देखना चाहती थी, तो अब तुम देखोगी कि तड़प होती क्या है। जसन ने इतना कहा और एक झटके से रागिनी का चेहरा छोड़ दिया। वो पीछे हटा तो अचानक से ही 4-5 आदमी बड़े बड़े कैन लेकर वहाँ पर आ गए और उन्होंने बिना एक पल गंवाए उन लोगों ने रागिनी, हर्ष और नियति पर उन कैन के अंदर रखा लिक्विड छिड़कना शुरू कर दिया, जो पेट्रोल था। हर्ष तो अधमरी हालत में था, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन नियति और रागिनी दोनों ही बुरी तरह से चौंक गए। जसन की सज़ा इतनी भयंकर होगी इसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। वो दोनों उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए रोने लगीं, माफ़ी की भीख मांगने लगी। रो रो कर उन दोनों का बुरा हाल था, लेकिन जसन के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। आज तक वो उन दोनों को झेलता आया था, लेकिन अगर बात अति पर आ गई तो वो पूरी दुनिया हिलाने का दम रखता था। तो इन दुश्मनों को ख़त्म करना तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। जसन उनका गिड़गिड़ाना सुनकर मुस्कुराया और फिर एकदम गंभीर होकर बोला, मेरी अति को इसी तरह जलाने की प्लानिंग कर रखी थी ना तुमने। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि जब आग लगती है तो कैसे जलता है। वो दर्द तुम लोगों को महसूस होगा। जानता हूँ बहुत बद्दुआ देना चाहती हो ना तुम दोनों मुझे, पर कोई बात नहीं, यमराज के पास जाकर अच्छे से दे देना। नाउ गुड बाय, जसन ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर एक आदमी को इशारा कर वहाँ से बाहर निकल गया। उस आदमी ने सामने की तरफ देखा तो दोनों ही अब उसके आगे हाथ जोड़कर उन्हें छोड़ देने की भीख मांग रही थी, लेकिन जसन का आदमी भी जसन की तरह ही कठोर दिल था। उसने लाइटर निकाला और उस तरफ फेंक दिया। देखते ही देखते आग पूरी तरह से फैल गई। पहले तो कुछ देर तक उनकी चीखें सुनाई देती रहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे आग भी शांत हो गई और उनकी दर्द भरी चीखें भी। बिस्तर पर अति गहरी नींद में सो रही थी कि जसन ने आकर दरवाज़ा खोला। अपनी जान को देखकर वो मुस्कुराया और फिर उसकी तरफ बढ़ गया। उसके करीब आकर वो बेड के पास घुटनों के बल बैठा और उसके गाल पर हाथ रख कर उसे निहारने लगा। उसे कुछ देर पहले की चीज़ें याद आई। जब वो नर्स नियति को बाहर गार्डन में लेकर गई थी तो रागिनी ने अति को बेहोशी की दवाई सुंघाकर बेहोश कर दिया था, लेकिन उनकी ये हरकत जसन अपने लैपटॉप में देख रहा था
और ये सब चीज़ें होते देखकर उसके चेहरे की नसें पूरी तरह से तन चुकी थी। उसने अपनी मुट्ठियाँ कसी और फिर एक फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर बाद जब वो नर्स अति को एक बोरी में भरकर रागिनी की बताई हुई जगह पर लेकर जा रही थी, तो जशन के आदमियों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और फिर उसे ऐसी मौत दी कि उसकी रूह मरने के बाद भी कांपती रह जाए। जब उन लोगों ने उस नर्स को मार दिया तो जशन वहाँ पर आया और अपनी बेबी डॉल को उस बोरी में बाहर निकाल कर अपनी गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में ले गया और वो बोरी उसी नर्स की लाश से भर दी गई। इसलिए तुम्हें बेबी डॉल कहता हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारा दिल बच्चों की तरह साफ़ है और तुम एक डॉल की तरह बिल्कुल नाजुक और नासमझ हो। किसी की भी बातों में आ जाती हो, किसी की भी बात मान लेती हो और किसी पर भी यकीन कर लेती हो। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसा तुम समझती हो। यहाँ पर अपने ही अपनी जान के दुश्मन हैं और परायों पर तो भूल कर भी यकीन नहीं किया जा सकता। कदम कदम पर मुझे मेरी जान पर खतरा महसूस होता था, लेकिन मैं कभी डरा नहीं। पर अब मुझे डर लगने लगा है, क्योंकि अब मेरी जान तुम हो और तुम पर मैं एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, जशन सिंह शेखावत किसी से नहीं डरता, लेकिन तुम्हें खोने से डरता है। तुम मोहब्बत हो मेरी, और मेरी मोहब्बत मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। तो क्यों इतने दिन से आप अपनी ही मोहब्बत को अपनी ही मोहब्बत के लिए तड़पा रहे हैं? अचानक ही अति ने आंखें खोलकर उसकी आंखों में डालकर पूछा तो जशन एकदम से चौंक गया। वो खड़ा होने लगा, लेकिन अति ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देखते हुए ही रोने लगी। अगर कुछ पल आंखें बंद करने से आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लूं क्या? फिर तो आप मुझसे दूर नहीं जाएंगे ना? अति ने बेहिसाब रोते हुए कहा तो जशन को ऐसा लगा जैसे किसी ने जशन का कलेजा ही चीर कर रख दिया हो। उसकी आंखें भी नम हो गई। अति उसकी तरफ देखती रही और बोली, बताइए ना, अगर मैं हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लूं तो आप रहेंगे ना मेरे पास? पर फिर मैं आपके पास नहीं होंगी, क्योंकि मैं तो उस दुनिया में चली जाऊंगी जहां पर। शट अप, बहुत बकवास कर रही हो। अब अगर एक शब्द भी कहा तो एक खींच कर थप्पड़ लगाऊंगा। लगा दीजिए, इसी बहाने छुएंगे तो सही, क्योंकि अब तो आपकी छुअन तक को तड़प रही हूँ मैं। अति ने अभी भी रो कर कहा तो जशन एकदम से उसके ऊपर झुका और उसे बेहिसाब चूमने लगा। भले ही जशन उसे सोने के बाद बहुत प्यार करता था, लेकिन वो भी तो तड़प ही रहा था अपनी जान के लिए। वो उसे लगातार चूम रहा था तो अति भी नहीं रुक पाई। उसने भी जशन के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया, जिससे जशन एकदम से रुक गया और अति की आंखों में देखने लगा, जो आंसुओं से भरी हुई थी। अति भी उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों की तरफ ऊपर की उठी और उसके होठों को चूमने लगी। जैसे जैसे वो उसे चूम रही थी, उसके आंसू उसकी आंखों के कोरों से बह रहे थे, जो जशन अपनी खुली आंखों से देख रहा था। उसने अति के होठों को छोड़ा और साइड हटकर अपने कपड़े उतारने लगा। अति उसकी तरफ ही देख रही थी। अपने कपड़े बदलकर जशन सिर्फ शॉर्ट्स पहने उसकी तरफ बढ़ा। अति उसे ही देख रही थी। वो यही सोच रही थी कि कहीं जशन फिर से तो उसे यूं ही अकेला छोड़कर नहीं चला जाएगा। जशन ने बेड पर बैठकर अति की तरफ इशारा किया तो अति भी जल्दी से अपनी जगह पर उठकर बैठी और फिर जशन की गोद में चली गई। जशन बेड पर अपनी टांगें फैलाए बैठा हुआ था और अब अति उसकी गोद में थी। उसकी जिस्म से आती वो गर्माहट और अति के जिस्म की वो सिरहन बिल्कुल चरम सीमा पर थे। जशन ने उसे बड़े प्यार से अपनी गोद में उठाया और उसके गाल पर अपना गाल रगड़ने लगा। अति ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर हल्के से उसके हाथ को अपने हाथों में उठा लिया। उस तरफ देखने लगी जहाँ पर जशन को गोली लगी थी। इतने दिनों से उसने जशन की चोट को भी नहीं देखा था, क्योंकि उसके करीब जशन आता ही नहीं था और ना ही उससे बात कर रहा था। वो उसके करीब तब ही आता था जब वो सो रही होती थी। उसके घाव को देखते हुए अति की आंखों में आंसू लबालब भर गए थे। उसने हल्के से झुककर उसके उस घाव पर अपने होंठ रखे तो जशन को पहली बार अपनी किसी चोट पर कोई मलहम लगती हुई महसूस हुई। दर्द हो रहा है क्या आपको? नहीं, मज़ा आ रहा है। तुम्हें भी तो मज़ा आ रहा है ना? आपको इस बात पर भी मजाक सूझ रहा है? नहीं, रोमांस, जशन ने कहा तो अति का मायूसी से भरा चेहरा गुलाबी होने लगा। उसने उसके सीने में चेहरा छुपा लिया तो जशन ने अपने पैर और भी ज़्यादा फैला लिए और थोड़ा पीछे की तरफ बैंड हो गया।
उसे उसके सीने पर झूल गई। इस वक्त दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में थे। जसन ने उसे अपनी गोद में बिठाए ही आंखें बंद कर ली तो अति ने भी उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। जसन को आज बहुत दिनों बाद ऐसी शांति मिली थी। अति की मोहब्बत का सुकून तो हमेशा उसके साथ था, लेकिन अपने ही दुश्मनों को अपने चारों तरफ रहने देना भी बहुत मुश्किलों से भरा होता है। और जसन तो ना जाने कब से इन मुश्किलों को झेल रहा था। आज रागिनी, हर्ष और नियति का खेल खत्म करके उसको कितनी राहत महसूस हो रही थी, ये बस वही जानता था। इसलिए तो कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अति पर भी बेहोशी की दवाई का असर अभी तक था, तो आंखें बंद करने पर वो भी कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई। जब इंसान मोहब्बत में हो तो कुछ भी कर गुजर जाता है, और यही हाल इन दो दिलों का भी था। एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को भी तैयार थे, तो किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटने वाले थे। सुबह सुबह सूरज ने अपनी किरणें फैलाई तो दोनों की आंखें एक साथ खुली। अति अभी भी जसन की गोद में वैसे ही उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। जसन ने आंखें खोल मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, जो अभी भी उसके सीने पर सिर चिपकाए और सोने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि कल शाम से वो लगातार सो ही रही थी। जसन ने उसे अपनी बाहों में कसा और उसके गाल से अपने गाल रगड़ने लगा। आप ऐसा क्यों करते हैं? मुझे गुदगुदी होती है बहुत। अति ने अपने गालों को बहुत पीछे करते हुए कहा तो जसन ने उसके चेहरे को थामा और फिर उसके गालों से अपने गाल थोड़े और ज़ोर से रगड़ते हुए बोला, मेरे गाल मेरी मर्जी। अति ने आंखें छोटी कर उसे देखा और बोली, गाल आपके हैं, लेकिन आपके गाल जिन गालों को छूते हैं वो गाल मेरे हैं। उसकी बात पर जसन एक टक उसे घूरता रहा और फिर एकदम से ही उसे गोद में लिए पलट गया, जिससे वह खुद उसके ऊपर हो गया और अति नीचे। क्या कहा तुमने? ये गाल किसके हैं? जसन ने उसके गालों पर अपनी उंगली चलाते हुए पूछा तो अति ने अपने होठों को अपने दांतों में दबाया और बेचारगी से बोली, आपके। तो फिर मैं इन्हें सहलाऊं, रगड़ूं, काटूं या खाऊं, मेरी मर्जी, जसन ने कहा और उसके गाल पर सच में काट लिया। अति दर्द से चिल्लाई। सच में उसके गाल पर काटने का निशान छप चुका था। अति ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और इस बार वो उसके नीचे से सरक कर दूसरी तरफ आ गई। जसन एकदम से नीचे गिर गया, क्योंकि वो अति के ऊपर झुका हुआ था। वो सीधा हुआ, लेकिन अगले ही पल अति उसके ऊपर बैठ गई और बोली, अगर मेरे जिस्म का अंग अंग आपका है तो आपका जिस्म भी तो मेरा है ना। तो मेरी मर्जी, मैं भी जैसे मर्जी प्यार करूं, काटूं या खाऊं। और इतना कहकर ही वो उसके सीने पर झुककर उसे चूमने लगी, और चूमने से ज़्यादा वो उसे काट रही थी, जिससे जसन का सीना लाल और नीले निशानों से भरता जा रहा था। उसके चेहरे पर हल्का सा दर्द उतर आता, लेकिन होठों से वो उफ तक ना करता। अति यूं ही उसे लव बाइट्स देती रही, तो जसन ने भी अब उसे एक बार फिर से अपनी बाहों में कसा और अति को पलटकर अपने नीचे कर लिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। अति का बार बार ऊपर उठता सीना बता रहा था कि उसकी सांसें तेज उफान पर हैं। बेबी डॉल, आई लव यू, अचानक ही जसन ने कहा तो अति की सांसें एकदम से थम गई। वो जसन को देखती ही रह गई। आज पहली बार जसन ने उसे आई लव यू कहा था। प्यार जताया और उससे हर बार था, लेकिन इजहार कभी नहीं करा था, और आज उसका ये आई लव यू उसके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। जसन उसकी तरफ देखते हुए आगे बोला, मेरा सिर्फ जिस्म ही तुम्हारा नहीं, मेरी रूह भी तुम्हारी है। जसन सिंह शेखावत पूरी तरह से सिर्फ तुम्हारा है, और तुम उसकी। तो फिर मुझसे दूरियां क्यों बना रखी हैं आपने? क्यों मुझे और खुद को सब्र में बांध रखा है? बना लीजिए ना मुझे अपना। अति ने अचानक से ही कहा। मोहब्बत में शारीरिक संबंध मायने नहीं रखते, लेकिन जब आपकी मोहब्बत आपके साथ हो, लेकिन फिर भी आप एक दायरे में हो, जबकि आपकी मोहब्बत भी सिर्फ आपकी होना चाहे, तो वो खुद पर काबू करना बहुत मुश्किल होता है। जिस्म का मेल ज़रूरी नहीं, लेकिन जब जिस्म एक दूसरे के मेल से एक दूसरे की रूह तक उतरना चाहे, तो खुद को रोकना बहुत मुश्किल होता है। और यही जसन और अति के साथ हो रहा था। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के होना चाहते थे, लेकिन जसन कैसे अपनी जान की इस बात को मानता, ये जानते हुए भी कि उसकी जान अभी पूरी 18 साल की भी नहीं हुई।
जसन उसके ऊपर से हट गया क्योंकि वो गिल्टी महसूस कर रहा था, क्योंकि अगर अति उसके लिए तड़प रही है तो उसे तड़पाने वाला भी तो वही खुद है। अगर वो कुछ चाहती है तो उस चीज़ को उसकी चाहत बनाने वाला भी तो वो खुद ही है। अति ने उसे खुद से हटते देखा तो समझ गई कि इस बार भी जसन सिर्फ खुद को रोकेगा, नहीं मानेगा वो उसकी बात, रखेगा उसे खुद से दूर। वो भी हटी और बेड से खड़ी हो गई। जसन ने हैरानी से उसे देखा तो अति ने भी उसी वक्त उसकी नज़रों में देखा और बोली, कोई अपनी ही मोहब्बत को अपनी ही मोहब्बत के लिए कैसे तरसाए, ये तो कोई आपसे सीखे। जसन ने उसकी बात सुनकर बेचैनी से उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल अति ने उस पर से अपनी नज़रें हटाई और वहाँ से अलमारी की तरफ बढ़ अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। उसने शावर ऑन किया और कुछ सोचने लगी। अपनी ही बीवी से कोई इतनी दूर कैसे रह सकता है? छोटी हूँ पर बच्ची तो नहीं हूँ ना। पता नहीं बार बार ये सन्यासी क्यों बन जाते हैं, लेकिन मैं भी जानती हूँ आपको। जितना सब्र आप मुझे दिखाते हैं, अंदर से मेरे लिए उतने ही ज़्यादा बेसब्र हैं, और अब आपकी बेसब्री ही मुझे सब्र महसूस करवाएगी। कहते वक्त उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। तभी अचानक ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला और जशन अंदर आया। अति गुस्से में मुंह बनाते हुए बाथरूम में आ गई थी और शावर के नीचे खड़ी होकर सोच रही थी कि कैसे वो अपने सब्र की मूरत के सब्र को तोड़ सके ताकि उसकी बेसब्री दूर हो सके। कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और जशन अंदर आया। लेकिन इस बार अति मुस्कुराए भी नहीं और ना ही उसने कोई और एक्सप्रेशन दिया, बल्कि उसने तो अपना चेहरा ही फेर लिया। तो जसन ने अपनी बाहें उचकाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर धीरे धीरे उसके करीब बढ़ा। अति नहा चुकी थी तो वो बाथरोब पहनने के लिए दूसरी तरफ जाने लगी, लेकिन जसन ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया और वापस से शावर के नीचे कर दिया। जब इंसान गुस्सा हो तो उसे ठंडे ठंडे पानी में भीग लेना चाहिए, इससे गुस्सा शांत हो जाता है। जसन ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा। उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे तो उसे जसन से शर्म आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपनी नज़रें झुका रखी थी। जसन ने उसका चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊपर की तरफ किया तो वो एकदम से बोली, और अगर किसी का मन कुछ और हो तो किसी के जलते दिल को कैसे शांत किया जाए? ज़रूरी तो नहीं उसे शांत करना, कई बार कुछ आग जलती रहने देनी चाहिए ताकि जब वो शांत हो तो उसका नज़ारा कुछ अलग हो। अति ने उसकी आंखों में देखा और बोली, आप सिर्फ बातें करना जानते हैं, बहुत कुछ करना भी जानता हूँ, लेकिन अगर कुछ किया तो मेरी जान के लिए सही नहीं होगा। जसन ने भी कहा, सब सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं। अति कहते कहते चुप हो गई। वो कैसे बताए उसे कि उसका क्या क्या मन करता है, कैसे कैसे ख्वाब वो देखती है, अल्लड़ सी उम्र में भी क्या क्या फैंटेसी वो सोचे बैठी है। उसने अपनी नज़रें भी झुका ली। एक वक्त था जब वो ये सोचकर ही कांप जाती थी कि उसको उसके जिस्म को कोई इस तरह से छूने वाला है। कोठे में बिताए कुछ दिन ही उसके लिए जहन्नुम जैसे थे, लेकिन जब से उसे जसन से मोहब्बत हुई थी तब से ही जसन का उसके करीब आना, उसे छूना, उसे प्यार करना बहुत अच्छा लगता था। उसे समझ नहीं आता था कि ये कैसी फीलिंग है जो उसे होती है। उसके जिस्म में खलबली सी मच जाती थी, लेकिन उसे पता था कि यह अजीब सी फीलिंग जसन की करीबी से ही शांत होती है। ऐसा नहीं था कि जसन के साथ उसे सुकून नहीं मिल रहा था, लेकिन अल्लड़ उम्र और जिस्म के नए बदलावों के एहसास उसे जसन से वो करवाना चाहते थे जो जसन नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी बेबी डॉल उसके हिसाब से अभी बहुत छोटी थी। तुम्हारा मन मुझसे अपनी मनमानी नहीं करवा सकता, जसन ने कहा तो अति ने नाउम्मीद नज़रों से उसे देखा और फिर उसके सीने पर अपना सिर रख लिया और फिर मन ही मन बोली, अगर आप दूरियां बनाने में पत्थर की तरह सख्त तो मैं आपका संयम आपके करीब आकर बर्फ़ की तरह पिघलाऊंगी। अब उसकी आंखों में शरारत थी और होंठों पर मुस्कुराहट। यूं ही थोड़े दिन बीते। इन दिनों में अति ने जसन से बहुत बार रागनी और नियति के बारे में पूछा, लेकिन हर बार जसन खामोश रहता। हर्ष भी इतने दिनों से घर पर नहीं था, तो मनीषा ने भी इस बारे में जसन से सवाल किया, लेकिन जसन ने उसे भी कुछ नहीं बताया और उल्टा उसे ही वार्निंग दे दी थी कि अगर उसे इस घर में रहना है तो ढंग से रहना होगा, वरना वो यहाँ से जा सकती है।
मनीषा का भले ही रागिनी और नियति के प्लान में कोई भी हाथ नहीं था, लेकिन दूध की धुली तो वो भी नहीं थी। उसके भी इरादे अति को इस घर से बाहर निकालने के ही थे और जशन ये बात अच्छी तरह से जानता था और इन सब का कारण भी। लेकिन किसी के दिमाग के ख्याली पुलाव से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज अति कॉलेज जाने वाली थी। जिस दिन से अति को गोली लगी थी उस दिन के बाद आज पहली बार वो कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए जशन ने अब से सारी सिक्योरिटी और भी ज़्यादा सख्त कर दी थी। भले ही उसके दुश्मनों का एक ग्रुप ख़त्म हो गया था, लेकिन लंबी लाइन अभी बाकी थी और अब तो उसके लिए एक बात बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी कि उसके हर एक दुश्मन की नज़रों में अति आ चुकी है और अब उसे कमज़ोर करने के लिए हर हमला अति पर ही किया जाएगा। पर अगर सामने वाला चालाक और शातिर है तो जशन सिंह शेखावत है, जिसका मुकाबला करने के लिए दुश्मन को 2 बार जन्म लेना पड़े। लेकिन जो किसी से ना डरे उसे घायल करने के लिए तो अति की नज़रें ही काफ़ी थी, जो फ़िलहाल तिरछी तिरछी जशन पर जा रही थी, क्योंकि अति आईने के सामने खड़ी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी और जशन एक तरफ खड़ा अपने कपड़े पहन रहा था। उसका सीना अभी तक निर्वस्त्र था और नीचे उसने पैंट पहनी हुई थी। अति का ध्यान खुद को संवारने में कम और जशन को निहारने में ज़्यादा था और जशन भी ये बात नोटिस कर रहा था। वो यूं ही अति के करीब आया और जशन के ख्यालों में खोई अति को इस बात का ध्यान भी नहीं था। जशन ने उसके हाथों से काजल की डिब्बी ली तो वो एकदम से चौंक गई। जशन ने उस डिब्बी में से काजल अपनी उंगली पर लिया और अपने कान के पीछे लगाते हुए बोला, अगर तुम्हारी नज़रें यूं ही मुझ पर टिकी रहीं तो नज़र लग जाएगी मुझे, इसलिए खुद को काला टीका लगा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर अति गुस्से से उसे देखने लगी, लेकिन जशन मुस्कुराने लगा, जिससे वो और भी ज़्यादा चिढ़ गई और वहाँ से जाने लगी। लेकिन जशन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और फिर अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों में देखते हुए उसके कान के पीछे भी टीका लगाते हुए बोला, नज़रें तुम्हारी घायल करती हैं तो शराफत मेरी नज़रों में भी नहीं। कहीं तुम्हारी खूबसूरती मेरे अंदर के दीवाने से हाय ना लगवा ले। उसकी बात सुनकर अति खुद मुस्कुराने से रोक रही थी, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाई। नज़रों के लिए तो काला टीका लगा दिया, लेकिन इस मुस्कुराहट को तो मुझे खुद ही रोकना पड़ेगा, जशन ने कहा और फिर उसके होंठ पर अपने होंठ रख उन्हें चूमने लगा। और एक बार जो दोनों शुरू हुए तो रुकना आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे आए और नाश्ता कर घर से निकल गए। जशन को ऑफिस जाना था और अति को अपने कॉलेज। जशन ने अति के साथ ही उसके बॉडीगार्ड भी भेजे। अति उसे मना कर रही थी, लेकिन इस बार जशन मानने वाला नहीं था। लेकिन अति ने उसे एक बात के लिए मना लिया था कि उसके सारे बॉडीगार्ड्स उसे थोड़ी दूरी पर ही रहें। वो खींच जाती थी जब उसके बॉडीगार्ड उसका पीछा करते रहते थे। अति की कॉलेज कैंपस में एंट्री हुई और वो गाड़ी से बाहर आकर अपनी क्लासेस की ओर बढ़ी, लेकिन रास्ते में ही एक लड़के के साथ उसकी टक्कर हो गई, जिससे वो लड़खड़ा गई। लेकिन उस लड़के ने अति का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। अति का हाथ उस लड़के ने अपने हाथ में बहुत कसकर पकड़ रखा था। अति जब संभल गई तब भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए अति ने ही उससे अपना हाथ खींच लिया। शुक्रिया, अति ने कहा और फिर जल्दी से आगे की तरफ बढ़ गई। लेकिन वो लड़का पलटकर अति की तरफ देखता रहा और हल्का हल्का मुस्कुराता रहा। जब अति उसकी आंखों से ओझल हो गई तो वो भी आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन एक बार फिर उसकी एक ब्लैक हुड्डी पहने लड़के से टक्कर हो गई और इस बार उस लड़के की ज़ोर से चीखें निकलने लगी, क्योंकि उसका पूरा हाथ जल चुका था। वो बहुत ज़ोर से रो रहा था और दर्द से करहा रहा था। रोते हुए ही वो नीचे ज़मीन पर बैठ गया। उसका रोना सुनकर आसपास खड़े स्टूडेंट्स वहाँ पर इकट्ठा होने लगे। उस लड़के का हाथ देखकर सबकी आंखें हैरत में फैल गई, क्योंकि उसके हाथ पर तेजाब गिरा था। सब उसे ढूंढने लगे जिससे वो लड़का टकराया था, लेकिन अब वहाँ से वो लड़का गायब हो चुका था। दूर दूर तक उसकी परछाई भी नहीं थी। दीवानगी दीवानगी दीवानगी, तू मेरी दीवानगी गाना बज रहा था और एक लड़का आंखें बंद किए एक सोफे पर बैठा एक टेबल पर अपनी उंगलियों से एक धुन बजा रहा था। अति क्लास में आई तो ऋचा उससे मिली। ऋचा ने उससे इतने दिन ना आने का कारण पूछा तो अति ने यूं ही बहाने से बात टाल दी। थोड़ी देर में ही उनकी क्लासेस शुरू हुई और दोनों पढ़ाई में बिजी हो गईं, लेकिन ऋचा का ध्यान तो पढ़ाई से ज़्यादा अपने फ़ोन पर था।
अति उसको जब जब देखती तो मुस्कुरा देती। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी एक अलग ही रिलेशन होता है। कितनी क्यूरियोसिटी होती होगी ना एक दूसरे से बात करने की। लेकिन फिर जशन का ख्याल आते ही उसका मुंह बन गया, जो उसका पति बनने के बाद भी आगे नहीं बढ़ रहा। अगर उसका बॉयफ्रेंड होता तो ना जाने क्या ही होता। वो तो एक किस तक को तरस जाती। खड़ूस है पर प्यारा तो है, लेकिन उसका प्यार भी किस्तों में मिलता है। उसने मन ही मन कहा और हंस दी, और फिर अपने फ़ोन में जशन की तस्वीरें देखने लगी। उसकी होठ तस्वीरें देखकर ही अति के होठ सूखने लगे थे। अचानक ही उसने नज़र घुमाई तो उसकी नज़र ऋचा पर पड़ी, तो उसके ही फ़ोन में देख रही थी। क्या हुआ, उसने पूछा तो ऋचा ने छोटा सा मुँह बनाया और बोली, यार सच में तेरा बंदा तो बहुत ही ज़्यादा हॉट है। सामने से देखते हैं तो भी नज़र नहीं हटती, और अब फ़ोन पर दिखाई दिया तो भी नज़र नहीं हट रही। तो मैडम देखिए ना, किसने मना किया है आपको। अब बंदा तो सिर्फ मेरा है, लेकिन आंखें सेकने में कोई बुराई नहीं। अति कहते हुए हंस दी, लेकिन ऋचा की नज़रें अभी भी सख्त थी और जशन और अति की तस्वीर में सिर्फ जशन पर थी। थोड़ी देर बाद दोनों क्लास से बाहर आई तो सोनिया उससे मिली। सोनिया ने अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग ली थी, लेकिन वो माफ़ी कितनी सच्ची थी और कितनी झूठी, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगली क्लास होने में थोड़ा वक्त था तो तीनों कैंटीन की तरफ चली गई, जहां अक्षर और उसका ग्रुप पहले से ही बैठा था। अति को देख मोना ने मुंह बनाया तो अक्षर ने उसे घूर कर देखा, जिसके बाद वो शांत होकर बैठ गई। और ये बात अति ने भी नोटिस की। कॉलेज में अक्षर और उसके ग्रुप का इतना दबदबा था कि जब भी वो लोग कैंटीन में आकर बैठते थे तो कोई भी कैंटीन में नहीं आता था। लेकिन इन सब बातों से अनजान अति और उसकी सहेलियां कैंटीन में आ चुकी थी। सोनिया ने अति को वापस चलने का इशारा किया, लेकिन अति ने उसका हाथ थामा और आगे की तरफ बढ़ गई, और उसकी इस हरकत ने अक्षर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट ला दी। अति के लिए अक्षर का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जिस बंदे के साथ वो सारी ज़िंदगी रहना चाहती है, उससे बड़ा गुंडा तो दुनिया में कोई भी नहीं। इसलिए अब और किसी से क्या डरना। उन लोगों ने अपना ऑर्डर दिया और आकर टेबल पर बैठ गई। अति के चेयर पर बैठते ही अक्षर अपनी जगह से उठा और अति के टेबल की तरफ बढ़ गया। वो उसके सामने आकर बैठा तो सोनिया अपनी जगह पर से खड़ी हो गई। वो इस कॉलेज में पुरानी थी तो अक्षर और उसके स्वभाव को अच्छे से जानती थी। अति ने पहले अक्षर की तरफ देखा और फिर सोनिया की तरफ, और फिर उसे वापस बैठने का इशारा किया। अक्षर की नज़रें अति पर ही थी। उसका इस तरह उसके खिलाफ हो जाना ही तो अक्षर को सबसे ज़्यादा पसंद था। सोनिया को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे, किसकी बात माने और किसकी नहीं। वो बैठने लगी, लेकिन अक्षर ने उसे आंखों ही आंखों में फिर से जाने का इशारा किया तो वो बैठती बैठती फिर से खड़ी हो गई और अति की तरफ देखते हुए बोली, मैं पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर ही वो जल्दी से ऋचा को लेकर वहाँ से फुर हो गई। मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारा ये एटीट्यूड तो सच में जानलेवा है, अक्षर ने अति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो अति भी ज़बरदस्ती का मुस्कुराई और बोली, तारीफ़ के लिए शुक्रिया, लेकिन यहाँ सिर्फ तारीफ़ करने तो आए नहीं होगे। तुम्हारी हाजिर जवाबी तो और भी ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है। मेरी तारीफ़ मुझे पसंद है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के मुंह से जो लोग मुझे पसंद है। तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत यही है कि तुम किसी के सामने मीठा नहीं बनती। तुम्हारा तीखापन सबसे अलग है, अक्षर ने कहा तो अति कुछ देर उसकी तरफ देखती रही और बोली, मुझे तो लगा यहाँ कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुम यहाँ पर्सनली लोगों की तारीफ़ करने ही आते हो। उसकी बात सुनकर अक्षर मुस्कुराया और बोला, लोगों की तारीफ़ लोग करते होंगे, मैं सिर्फ उसकी ही करता हूँ जो तारीफ़ काबिल हो। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ तारीफ़ ही नहीं, दोस्ती करने आया हूँ। अच्छी लगती हो तुम मुझे, और अगर हम दोनों दोस्त बने तो तुम्हारा भी बहुत फ़ायदा होगा। कॉलेज में मेरी धाक तो तुम देख चुकी हो, अगर तुम मेरे साथ होगी तो तुमसे भी लोग यूं ही डरेंगे। मुझे ना ही किसी से डरना आता है और ना ही किसी को डराना। और रही बात हम दोनों की, तो हमारे बीच ना ही दुश्मनी हो सकती है और ना ही दोस्ती, क्योंकि मुझसे दुश्मनी के तुम लायक नहीं और मुझसे दोस्ती की तुम्हारी हैसियत नहीं। नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज़, आई हैव टू गो टू माई क्लास। इतना कहकर अति वहाँ से उठ गई और दरवाजे पर खड़ी सोनिया और ऋचा के साथ बाहर आ गई। अक्सर बस उसे
जाते देखता रहा। मोना उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम उस लड़की को कुछ ज़्यादा ही भाव दे रहे हो? ऐसा कुछ खास है तो नहीं उसमें? उसमें क्या खास है? वो तुम जैसी लड़की बिल्कुल नहीं समझ सकती। अक्षर ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा तो मोना ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर खुद ही मुस्कुराते हुए बोली, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं जहाँ सिर्फ तुम और मैं हो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। ये कहते हुए उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी थी और उसके इरादे क्या थे ये उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट बता रही थी। लेकिन अगले ही पल अक्षर ने खींचते हुए उसकी वो बाहें अपने गले से हटाई और बोला, प्लीज़ मुझसे थोड़ा दूर रहा करो, बहुत इरिटेट करने लगी हो आजकल। इतना कहकर ही वो वहाँ से चला गया, जबकि उसका ग्रुप और मोना कैंटीन में ही खड़े रह गए। अक्षर का मूड ऑफ हो चुका था, इसलिए अब वो कॉलेज में नहीं रुका और अपनी गाड़ी लेकर बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे आया, एक ट्रक बहुत स्पीड से उसकी तरफ बढ़ा। अक्षर ने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ घुमाया, जिससे वो बच गया, वरना आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। लेकिन अगले ही पल अक्षर ने खींचते हुए उसकी वो बाहें अपने गले से हटाई और बोला, प्लीज़ मुझसे थोड़ा दूर रहा करो, बहुत इरिटेट करने लगी हो आजकल। इतना कहकर ही वहाँ से चला गया, जबकि उसका ग्रुप और मोना कैंटीन में ही खड़े रह गए। अक्षर का मूड ऑफ हो चुका था, इसलिए अब वो कॉलेज में नहीं रुका और अपनी गाड़ी लेकर बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे गया, एक ट्रक बहुत स्पीड से उसकी तरफ बढ़ा। अक्षर ने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ घुमाया, जिससे वो बच गया, वरना आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। अचानक से गाड़ी घुमाने पर उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई और पेड़ से गाड़ी टकराते ही उसका सिर स्टीयरिंग पर लगा। उस ट्रक में बैठे ड्राइवर ने एक नज़र उसे देखा और फिर दोबारा उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन लोगों की भीड़ इकट्ठा होते देख उसने जल्दी से अपना ट्रक वापस मोड़ा और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। वहीं दूसरी तरफ जशन के फ़ोन पर फ़ोन आया। सामने वाले की बात सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव बढ़ते गए और ठीक है सब, अभी हॉस्पिटल में आ रहा हूँ मैं। आखिर में उसने इतना ही कहा और फ़ोन काट कर अपने कैबिन से बाहर निकला।